स्ट्रीमिंग मीडिया ओवर द इंटरनेट जो होता है वो आपका क्या होता है, बफर होता है। इंटरप्ट क्या होता है? Sir, interruption during the program. How would you define? I'm only talking about the way you are going to write in the paper. What is interrupt? Define an interrupt. कोई तो बोलो। सर टाइप्स तो होती है जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर इंटरप्ट और यूजर जनरेटेड इंटरप्ट। वेरी गुड। अब उसके अलावा भी तो बताओ ना। An interrupt is a signal sent from a device to the processor requesting its attention. हाँ, interrupt is a signal sent from a device to the microprocessor to stop what it is doing and service the interrupt. अब interrupt has the three types: software interrupt, hardware interrupt, and user generated interrupt. Software interrupt is like when there is an update that is ready to install. Hardware interrupt is like hard disk, your printer paper is jam in a printer and your printer is ready to receive more data. User generated interrupt is generated by the user by pressing Alt Control Delete. After the interrupt, there is a concept of buses. What is buses? Buses moves data around the computer and also sends a control signal to synchronize internal transport the data. Buses are the set of wire used to transport the data. Yes. Buses are the set of wire used to transport the data. How many types of buses? Three types. Three types. Address bus, control address, bus, data bus, and control bus. Address, data, and control bus. data Address bus for 2 marks. Address bus unidirectional, bidirectional. Address bus. Address bus unidirectional के bidirectional. ये सर bidirectional. Bidirectional. Address bus unidirectional होती है. Unidirection का मतलब single direction. तो वो एड्रेस बस सिर्फ एड्रेस लेके जाती है, ये ऐसा नहीं है। जी सर, एड्रेस बस इज अ यूनिडायरेक्शनल। एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, जो डाटा को सिर्फ प्रोसेसर से मेमोरी लेके जाती है। आ रही है बात, नहीं आ रही समझ में? जी सर। देखो ना, ये इंटरप्ट पे तो हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम जब आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये आगे कंप्यूटर। तो अब आप देखो, ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, इस पिक्चर के अंदर पर्पल में प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जा रहा है सिर्फ एरो, वापस थोड़ी आ रहा। तो एड्रेस बस वो होगी जो यूनिडायरेक्शनल होगी, सिंगल डायरेक्शनल होगी। एड्रेस बस के बारे में क्या लिखोगे एक मार्क का? एक तो आप लिख दोगे कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है, एक और मार्क क्या लिख सकते हो आप? यूज्ड टू इनपुट और आउटपुट ऐसा तो नहीं है, यूज्ड टू इनपुट और आउटपुट एड्रेस बस थोड़ी करती है। एड्रेस बस सर, लेकिन ये इनपुट आउटपुट की तरफ इसका एरो क्यों जा रहा है सर? किसका? ये तो करेगा ना, प्रोसेसर जो है वो मेमोरी से डाटा मंगवाएगा, यानी प्रोसेसर सबसे पहले एड्रेस बस के ऊपर एड्रेस भेजेगा मेमोरी पे जहां से डाटा को लेके आना है। तो एड्रेस बस कैरीज द डाटा, क्या लिखा हुआ है? एड्रेस बस कैरी सिग्नल रिलेटिंग टू द एड्रेस। और दूसरी चीज डाटा बस है, डाटा बस का काम क्या होगा? डाटा बस कैरी करेगा डाटा को। तो डाटा आपके पास क्या है? डाटा आपके पास है इन बोथ डायरेक्शन। डाटा तो डायरेक्ट प्रोसेसर से मेमोरी और मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ जाएगा, तो डाटा बस जो है वो बोथ डायरेक्शन पे जाती है। इसी तरह आपके पास जो कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस भी आपके पास दोनों बाय डायरेक्शनल होती है और ये कंट्रोल करती है सिग्नल रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज इनसाइड द सिस्टम। जो भी कंप्यूटर के अंदर एक्टिविटीज चल रही हैं वो आपकी देख रही होती है कंट्रोल बस, कि उसको रीड सिग्नल देना है कि राइट सिग्नल देना है। तो कंट्रोल बस कैरी द सिग्नल रिलेटिंग टू द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड कंप्यूटर।
ये बात समझ में आती है? जी जी। Yes, sir. तो अब आ जाते हैं एक्चुअल पॉइंट की तरफ। चैप्टर नंबर 7 को देख लेते हैं। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 में क्या क्या चीजें होती हैं? बताओ, चैप्टर 7 में क्या क्या होता है? तो ये हाई लो चैप्टर लेवल नंबर 7 तो लैंग्वेज तो कर लिया करा ना, दिया था। ये करा कर चुका लिया ना हूं? ये तो सर। हाँ, हाँ ना, तो ये जी तो कर सर, लिया करा सर। दिया आपने। 7 और 4 तो हो गया तुम्हारा, तो अच्छी बात है। यार 7 और वो 2 कराना था आपने, 3 कराना था, 4 चल रहा था मेरे ख्याल से, 4 हो गया था। हाँ 2 कर लेते इनपुट हैं। तो आउटपुट 6 कौन से? इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला कर ले। तो 6 करा दे। 5th करना चाह रहे हो? 5 तो, करा दे, 5 बड़ा है, नहीं, 5 करा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वाला कौन सा 5 है? वो भाई लंबा है, हाँ वो 5 उसको है। आखिर में करेंगे। चलो, तुम्हारी पुरजोर फरमाइश के ऊपर चैप्टर 5 करवा देते हैं। तो चैप्टर 5 आईओ डिवाइसेस है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, मुश्किल नहीं है। देखो, इसमें सबसे पहले तो बता रहा है कि 2 डायमेंशनल स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर के बारे में क्या लिखोगे? Scanner is a machine which can scan a page on its and can display on your computer screen. इनपुट डिवाइसेस आप, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अ हार्ड कॉपी टू द सॉफ्ट कॉपी। ऐसा ही है? जी सर। अब यहाँ देख सकते हो, ये बोल रहा है कि अच्छा, ये मैक्सिमम बाय मैक्सिमम इस तरह से आ सकता है कि इसके कुछ स्टेप्स आगे पीछे कर दे या मिस कर दे। जैसे कह रहा है कि अगर आप 2D स्कैनिंग की बात करते हो तो सबसे पहले आप उसकी लिड खोलते हो, फिर उसके ऊपर डॉक्यूमेंट रखते हो और उसको क्लोज कर देते हो। नीचे से आपके पास एक ब्राइट व्हाइट लाइट जो है वो इल्यूमिनेट करती है डॉक्यूमेंट पे, यानी जो लाइट है वो डॉक्यूमेंट पे शाइन करती है। जिनॉन लैंप इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। फिर आपने फोटोकॉपियर मशीन पे देखा होगा, जब वो लिड बंद ही कर लेता है तो आपको नीचे से एक लाइट मूव होते हुए नजर आती है। वो आपका स्कैनिंग हेड होता है, जो डॉक्यूमेंट में एक जानिब से दूसरी जानिब मूव करता है। तो कहता है कि स्कैन हेड मूव अक्रॉस द डॉक्यूमेंट अंटिल द होल पेज हैज बीन स्कैन्ड, यानी एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, आई गेस फ्रॉम बॉटम टू द टॉप वो मूव करता है। फिर वो जो इमेज आ जाती है, द इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस व्हिच इज देन सेंट टू द लेंस यूजिंग सीरीज ऑफ मिरर। अब ये जो आपके पास इमेज आती है, द फोकस इमेज नाउ फॉल्स ऑन टू चार्ज कपल्ड डिवाइस। चार्ज कपल्ड डिवाइस आपके पास एक ऐसी डिवाइस आती है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी आईसीज लगी हुई होती है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है। अच्छा, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने पास उसको लिख लो, अपने पास नोट कर लो कि ये जो बता रहे हैं ना पॉइंट, सीसीडी वाला, इसको अपने पास नोट कर लो। व्हाट इज सीसीडी? सीसीडी इज बेसिकली अ चार्ज कपल्ड डिवाइस। पहले तो एक बात याद रखोगे, which consists of number of ICs etched into silicon and it is made up of thousand of light sensitive elements। तो ये आपको सीसीडी के बारे में ये चीज याद होनी चाहिए। तो ये आप लिख सकते हो कि सीसीडी इज व्हाट? सीसीडी इज अ चार्ज कपल्ड डिवाइस। सीसीडी आपके पास चार्ज कपल्ड डिवाइस होती है और इसका काम क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स। तो इसके अंदर आपके पास लाइट सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो यहां से आप जो है ना वो डाटा कॉपी कर सकते हो। तो ये कहता है कि ईच एलिमेंट क्रिएट एन इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन टू इट। तो जैसे जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल करती है, ये आपके पास पिक्सल बना के भेज देता है आगे। ओसीआर क्या कहलाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करता है? ये जो डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ था उसको स्कैन करता है। स्कैन टेक्स्ट को टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। हार्ड कॉपी के ऊपर अगर कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप ओसीआर से, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से एक्सेस कर सकते हो, यानी जो हार्ड कॉपी में लिखा हुआ टेक्स्ट है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगा। बात समझ में आती है? जी। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन में ये होता है कि जैसे आप पैटर्न ए बनाते हो, बी बनाते हो, जो भी आप बना रहे होते हो, तो वो क्या करता है, जैसे ए से मिलता जुलता होता है तो उसके अगेंस्ट वो ए से चेक करता है, यानी ए से लेकर जेड को जो कुछ आपने लिखा गया है, जो कुछ आप लिखते हो उसके साथ मैच कर रहा होता है और फिर उसको रिप्लेस कर देता है किसके साथ? उन वर्ड्स के साथ जो आ रहे होते हैं।
तो OCR तो ये काम करता है। तो OCR ये करता है कि स्कैन टेक्स्ट जो होता है उसको कन्वर्ट करता है टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में। कितना आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि OCR क्या करता है, OCR आपके पास जो स्कैन टेक्स्ट जो होता है उसको कन्वर्ट करता है टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में। ये काम होता है आपका OCR का। ये बात समझ में आती है? आ रही है बस? जी सर, आ रही है। जी सर। सर एक और बार सर, सर इसका ये एक और बार सर रिपीट कर दें। OCR ये करता है कि जो भी स्कैन टेक्स्ट होता है ना, स्कैन का मतलब तुम्हारे पास कोई हैंड रिटन कुछ लिखा हुआ था, उस हैंड रिटन को वो कंप्यूटराइज फॉर्म में भेज देता है। सही। उसमें ये होता है कि जो आपकी हैंड राइटिंग होती है उसके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है वो। जैसे आपने जो भी लिखा हुआ होता है उसके हर कैरेक्टर को, जो A से लेकर Z तक कैरेक्टर होता है सिस्टम में, उसके साथ वो मैच करवा रहा होता है। सही। यानी ईच कैरेक्टर इज टेकन एंड देन इट हैज टू बी कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स। ये बात समझ में आती है? जी सर। अच्छा, इसके बाद एक्चुअल जो ज्यादातर सर सवाल ये आते हैं, JPEG क्या है सर? ये नीचे ऊपर जो लिखा हुआ है 2 डायमेंशनल में। JPEG फाइल फॉर्मेट होता है पिक्चर का, अच्छा, ठीक है। तो JPEG ये को क्या आप लिख करता है? सकते हो, JPEG का मतलब होता है JPEG इज अ फाइल फॉर्मेट ऑफ अ फोटो या इमेज, और JPEG का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। अब इसके ऊपर ये तो हो गया आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें, ये तो खत्म हो गई बात, ये हो गया। तो ये कह रहा है कि जो इमेज आपके पास, ये जो टर्म इस्तेमाल हुई है JPEG, वो ये कह रहा है, यार इसको ऐसे समझ लो, मैं बताऊं तुम्हें। आप एक OCR सॉफ्टवेयर जो है ना, आप वो उस पे लिखना, क्या कहते हैं, प्ले स्टोर पे लिखना OCR, तो आपके पास एक ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप क्या करो, अब आप अपने हाथ से पेपर के ऊपर कुछ भी 1 से 2 लाइनें लिखो, ठीक है। उसको जब आप लिख लोगे, उसको लिखने के बाद अब आप क्या करो, अब आप OCR पे जाओ, और OCR को जब आप खोलोगे ना तो वो आपका कैमरा खोल लेगा। अब आपका जब वो कैमरा खोल लेगा, तो कैमरा खोलने के बाद आप अपने हाथ से जो कुछ लिखा है ना उसकी तस्वीर खींचो। जब आप उसकी तस्वीर खींचोगे, तो तस्वीर खींचने के बाद वो क्या करेगा, तस्वीर खींचने के बाद वो ये करेगा कि उसकी JPEG फॉर्म बनाएगा, क्योंकि तस्वीर जो पिक्चर होती है उसका जो फॉर्मेट होता है वो JPEG होता है। आ रही बात समझ में? जी सर। फिर उसको जब आप OCR से प्रोसेस करवाओगे ना, उसको प्रोसेस करने के बाद जो तुमने हैंड रिटन टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो तब्दील हो जाएगा तुम्हारा कंप्यूटराइज टेक्स्ट। अब बात कुछ समझ में आ रही है? यस। मतलब आप चाहो तो ये काम अपनी बुक पे भी कर सकते हो। बुक पे जो कुछ लिखा हुआ है, आप उस बुक पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप क्या करो, आप स्कैन करो OCR से, ठीक है ना। उसको स्कैन करके OCR से, अब आप उसको OCR से गुजार दो, तभी उसको कन्वर्ट करेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी ये होता है कि जो आप पिक्चर लो या जो टेक्स्ट आप लो, वो आपका अच्छा हो, मतलब सही फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो आप सही फॉर्म में नहीं लोगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी मुझे 1 मिनट दो, मैं जरा अपने मोबाइल से ये काम करके दिखा रहा हूँ तुम्हें कि मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगाई है, और मैं वहां से तुम्हें एक पिक्चर लेके भेजता हूँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, यानी हैंड रिटन जो मेरा टेक्स्ट था, अब उसको मैं कोशिश करूंगा वो कन्वर्ट हो जाए टू OCR। तो मैंने सिर्फ प्रोसेस दिखाया है, हालांकि इसका रिजल्ट सही नहीं आया है, लेकिन मैंने सिर्फ प्रोसेस दिखाया है। इसका रिजल्ट उस वक्त सही आएगा जब बेहतर तरीके से सारा लिखा हुआ हो। जब वो लिखा हुआ आ जाएगा तो फिर मेरा जो है मेथड भी सही से आ जाएगा। ये मैंने तुम्हें वीडियो शेयर कर दी है व्हाट्सएप पे, अगर इसको देखना चाहो 10-20 सेकंड की वीडियो, इसको जरा देख लो।
वीडियो अपलोड हो रही है। तो ये तो OCR वाली बात हो गई। अब अगर हम आगे जाएं, इतना कुछ खास आता नहीं है, तुम्हें बस OCR में इतना ही याद रखना है कि ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। इसका काम ये होता है कि जो स्कैन टेक्स्ट होता है उसको ये कन्वर्ट करता है कंप्यूटराइज फॉर्म में। अब जरा तुम देखना चाहो तो वीडियो देख लो, मैंने वीडियो जरा देखो। मैंने अपने मोबाइल से एक मैंने हैंड रिटन पेज खोला है, उसकी मैंने तस्वीर ली है। उसकी तस्वीर लेने के बाद उसको सेट मैंने किया नहीं, खैर बस मुझे प्रोसेस तुम्हें दिखाना था। वो करने के बाद मैंने उसकी पिक्चर ली, पिक्चर लेने के बाद मैंने OCR से गुजारा, OCR ने उसकी रीडिंग लेनी शुरू की और आखिर के अंदर उसने मुझे कुछ टेक्स्ट दे दिए। वो टेक्स्ट डेफिनेटली उससे मैच नहीं करते, उसकी वजह ये कि मैंने उसको अभी सेट नहीं किया। अगर मैं एडजस्ट करता या मैं इसको तस्वीर को बुक में से लेता जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती तो बेहतर तरीके से वो टेक्स्ट कन्वर्ट हो चुके होते। वीडियो देख रहे हो? जी सर देख ली। समझ में आया जी सर, देख कॉन्सेप्ट? ली। समझ में आया हाँ कॉन्सेप्ट? जी सर आ गया। ठीक है। आ गया। अच्छा, अब इसकी तरफ चले जाते हैं, 3 डायमेंशनल स्कैनर्स की तरफ जाते हैं। 3 डायमेंशन स्कैनर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उस 3D ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको पहले उसको स्कैन करना पड़ता है। तो वहां पर फिर आपका वो 3D स्कैनर का इस्तेमाल होता है, जो आपके 3 कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं XYZ, उससे जो है वो आपके जो प्रोडक्ट होता है उसको स्कैन कर रहा होता है। तो वो सेवरल पॉइंट से इमेजेस लेता है और वो फिर जो इमेजेस लेता है वो आपके पास जाके स्टोर हो जाती है। ये बात समझ में आती है? यस सर। असल चीज जो शुरू होती है आपकी वो यहाँ से शुरू होती है। अच्छा, एक आपके पास CAD अगर आ सकता है, CAD क्या होता है? CAD एक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो है कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हो, यानी कंप्यूटर पे डिजाइन कर सकते हो। ये वाला सवाल जरूर आता है कि किस तरह से जो इमेज है वो एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो यानी आपकी इमेज आपको वेरीफाई कैसे किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर। तो उसकी कहानी जो है ना बड़ी आसान है। उसमें वो ये कहता है कि एक तस्वीर आपके पासपोर्ट पे होती है और एक तस्वीर जो है वो एयरपोर्ट पे ली जाती है आपकी। वो कहानी यहाँ से शुरू आती है कि एट मैनी एयरपोर्ट 2 डायमेंशनल फोटोग्राफ इन द पासपोर्ट इज स्कैन्ड एंड स्टोर्ड एज JPG इमेज। तो पहले तो एक तस्वीर आपकी पासपोर्ट से ले ली जाती है और उसको JPEG में स्टोर कर लिया जाता है। फिर जो आपकी अपनी तस्वीर होती है, आप कैमरे के आगे खड़े होते हो तो पैसेंजर फेस इज ऑल्सो फोटोग्राफ, फिर आपकी भी एक तस्वीर ली जाती है 2D। अब क्या होता है, जो पासपोर्ट पे तस्वीर है और जो आपकी तस्वीर कैमरे से ली गई है उन दोनों को मैच किया जाता है। और उन दोनों को मैच करते हुए कौन कौन से फीचर्स होते हैं, अब ये देखो, ये चेहरा आ रहा है, ठीक है। अब इस चेहरे का स्ट्रक्चर क्या क्या है? डिस्टेंस बिटवीन आईज, width of the nose, shape of the cheekbones, length of the jawline और shape of the eyebrow। तो ये उस सवाल का जवाब है जो ये पूछता है कि भाई किस तरह से एयरपोर्ट के ऊपर आपकी वेरिफिकेशन होती है। तो फिर आप वहां पर ये सारी बातें लिखते हो कि वहां पर आप की जो एलिमेंट्स होते हैं आपके फेसेस के उसको रिकॉग्नाइज करते हो। उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद जो जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स से आप उसको मैच करते हो। तो ये सवाल अलग से भी आता है कि भाई वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो आप यहाँ पर मैच करवा रहे हो। तो ये वाली बात समझ में आती है? जी सर। नहीं आती? ये सर आ रही है। ये सर अचानक इसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देंगे? भाई देखो, जब आप इसको इसमें ये याद रखना कि ये सर चार्ट, चीक बोन्स क्या होती हैं? चीक बोन्स वो हो गए ना जो तुम्हारी जो जबड़ा ये है ना, क्या कहते हैं, जो चीक्स है नोज के बराबर में, अच्छा अच्छा, बोलते हैं ना शेप ऑफ द चीक बोन्स। ठीक है। शेप कैसी है उसकी? भाई वो ये कह रहा है अब्दुल नाफे कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वेरीफाई कैसे किया जाता है कि वो आप हो। तो उसके लिए ऐसा होता है कि आपकी जो पासपोर्ट पे तस्वीर है और आपकी एक तस्वीर वहां ली जाती है, ठीक है ना।
तो वो जो तस्वीर ठीक ली है। जाती है और आपकी जो तस्वीर है वो दोनों के फीचर्स मैच होते हैं। तो किन किन बेसिस के ऊपर मैच होते हैं वो चीजें आगे लिखी गई हैं। ओ, समझ में आ रही है बात? जी। तो ये आ जाएगा। उसके बाद अब ये वाला पार्ट तो हो गया। अच्छा, सीटी स्कैन्स का नाम सुना होगा आपने। जी सब सीटी इंजेक्ट प्रिंट इस्तेमाल होता है, क्या होता है? इंजेक्ट प्रिंटर में। इंकजेट प्रिंटर में सीटी स्कैन इस्तेमाल होता है। और भाई वो अलग नहीं चीज तो है। हार्ड, अच्छा वो हार्ड सही सही। देखो सीटी स्कैनर वो जो होता है ना, जो मेडिकल के अंदर इस्तेमाल होता है, उसको आप कहते हो कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, इससे रिलेटेड अभी कोई ज्यादा सवाल आए नहीं है। तो इसमें ये हो रहा होता है कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी में क्या होता है कि इसमें ये होता है कि आर यूज टू क्रिएट इमेजेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी इमेज बनती है। अच्छा, अब सवाल ये होता है टोमोग्राफी क्या होती है। टोमोग्राफी में ये कहता है जिसके अंदर कोई भी इमेज जो होती है उसको आप लेयर बाय लेयर बिल्डअप कर रहे हो, यानी छोटी छोटी थिन स्लाइसेस है ना। मैं ऐसे बताऊं तुम्हें कि घर के अंदर ब्रेड लेके आते हो, अब वो ब्रेड, जी बल्कि उसको ये ब्रेड कह लो या तो मैं कह देता हूँ जैसे कॉपी है आपकी। अब कॉपी में एक पेज जो होता है बड़ा पतला सा होता है, लेकिन बहुत सारे आप पेजेस मिला लो तो आपकी कॉपी 3D बन जाती है। ऐसा ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? जी सर। वो ये कह रहा है कि जब उसमें ये कह रहा है कि कंप्यूटर टोमोग्राफी के अंदर ये होता है कि इसलिए इस्तेमाल होती है कि आप उससे 3D इमेजेस बनाओ। कैसे बनाओगे 3D इमेजेस बनाने के लिए? पहले आपको जो थिन स्लाइसेस हैं उन थिन स्लाइसेस को एक साथ क्या करना है, जमा करना है। वो जब बहुत सारी थिन स्लाइसेस होंगी तो वो मिलकर एक 3D ऑब्जेक्ट बना लेंगी। वो ये कह रहा है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको ऐसी बताई ना कि आप एक काम करो कि आप एक पेपर उठाओ, A4 साइज का एक पेपर उठाओ जो हम यूज करते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दो। तो आप जब बहुत सारे 100-150 पेपर रख लोगे तो आपको 3D इमेज बन जाएगी ना। तो यही तो कह रहा है टोमोग्राफी टेक्नोलॉजी ये होती है जिसके अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसको बनाते हो कैसे, थिन स्लाइसिस के जरिए। बहुत सारी थिन स्लाइसिस रखते रहते हो, रखते रहते हो, रखते रहते हो, तो वो 3D में ऑब्जेक्ट में फॉर्म हो जाती है। आ रही है बात समझ में? यस तो ये हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास फिर जो आती है चीजें, उसमें एक्सरे है। ज्यादा कुछ इसके अंदर डिफाइन नहीं हुआ हुआ, बस इसमें यही कह रहा है कि भाई एक्सरे सीटी स्कैनर्स होते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी। एमआरआई के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती हैं और सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी में गामा होता है। असल काम तुम्हारा यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, ये सवाल अब तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है। तुम्हें ना ये दे दिया जाएगा, ये वाला हिस्सा दे दिया जाएगा। इसमें आप अगर ऑब्जर्व करो तो आपको क्या चीज कॉमन नजर आ रही है दोनों टेबल्स में? ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सेस। ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सेस, सिमिलैरिटी क्या नजर आ रही है? सेम ही है। ब्लैक एक नंबर किया हुआ है, आगे लेफ्ट लाइट हैंड है, खोलना, राइट हैंड है। पता नहीं क्या अजीब। देखो कोई चीज सिमिलर नजर आ रही है, कोई कोई पैटर्न नजर आ रहा है? हाँ सर पैटर्न तो आ रहा है। क्या पैटर्न है? लेफ्ट लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, और दोनों में इक्वल बॉक्सेस है। हाँ, इसमें एक चीज देखो, लेफ्ट साइड पे जो ब्लैक है वो राइट साइड पे व्हाइट हाँ है ना। जैसे जीरो में लेफ्ट साइड वाला जो है वो 3 व्हाइट है, तो राइट साइड पे वो 3 ब्लैक सही। है ना। तो ये बड़ा आसान सा है। मैं चाहूंगा ये सवाल अगर पेपर में आए तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे तुम्हें क्या मार्क्स समझ मिल में नहीं आया जाएंगे। क्या बोला? नहीं आया समझ में? समझाओ भाई इसको, कोई क्या बोला मैंने? यार ये फाइबर नेट वाले बाद में समझ भाई। ये देखो, ये एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। अब दोनों में ये सिमिलर है कि दोनों के इक्वल बॉक्सेस हैं। अब ये देखोगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो व्हाइट है ना, वो राइट साइड पे ब्लैक है। अब जीरो को आप देख लो, उसके लेफ्ट हैंड साइड के शुरू के 3 ब्लॉक व्हाइट है, तो राइट हैंड साइड के शुरू के 3 ब्लैक है।
ओके, समझ गया समझ मतलब ये तुम्हें सवाल दिया जाएगा, ये सवाल आपको पेपर में दिया जाएगा। आपको जो दिया जाएगा ना, जैसे आप, सिमिलैरिटीज पूछी जा सकती हैं। नहीं नहीं कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपको ये दिया जाएगा, ये देख रहे हो, वो कह रहा है द बार कोड टू रिप्रेजेंट द नंबर 543052 वुड बी शोन। अब तुम्हें ये समझना है कि ये हो कैसे रहा है, बहुत आसान है। इसमें हमेशा याद रखना 3 साइड लेफ्ट की है और 3 साइड राइट की है। क्या कहा मैंने? 3 साइड लेफ्ट की है, 3 साइड राइट। है ना। अब लेफ्ट के ऊपर 5 को देखो, लेफ्ट पे 5 क्या कह रहे हैं? 2 ब्लैक 3 वाइट, और नहीं 3 ब्लैक 3 वाइट। 4 white। 10 मिनट में मीटिंग 4 एंड हो white, जाएगी। भाई 3 लेफ्ट black। पे, लेफ्ट पे 5 को देखो ना, एक वाइट है, 2 ब्लैक है, फिर 3 वाइट है और एक ब्लैक है, ऐसा ही है। जी यस जी। सर। अब जरा नीचे देखना, जो नीचे फिगर 5.7 वाला है, एक लाइट, 2 ब्लैक, 3 वाइट, एक ब्लैक, ऐसा ही है। यस जो सर। ऊपर, यस सर। जो ऊपर पैटर्न दिया गया है वो नीचे कॉपी कर लिया। इसी तरह सही। 4 ठीक का है भी सर कॉपी कर अगर लिया। हम इसमें लेफ्ट साइड का क्यों नहीं किया हमने, भाई राइट साइड का क्यों नहीं लिए? बेटा ये होते ही तरीकेकारी यही है ना। नहीं अगर पेपर में आए तो पेपर हमें में सिर्फ सिर्फ आपको, लेफ्ट पेपर साइड से में पूछ आपको लेंगे। बताएगा, अभी पहले इसको सुनो तो सही, पेपर में क्या हाँ, आएगा वो भी देख लेना। ये हमेशा 3 लेफ्ट साइड उठाता है, 3 राइट उठाता है। 543 लेफ्ट साइड से उठाया, राइट साइड पे 0 देखो, राइट साइड पे 0 क्या कह रहा है? राइट साइड पे 0 कह रहा है, 3 ब्लैक 2 वाइट 1 ब्लैक 1 वाइट। है ना। अब जरा नीचे देखना, 3 4 ब्लैक black। 2 वाइट 1 ब्लैक 3 1 ब्लैक, वाइट। 3 ब्लैक, 2 वाइट, एक ब्लैक, एक वाइट, मैच कर रहा है ऊपर से। जी जी सर। जी। और फिर इसी तरह 5 भी मैच कर रहा है। 5 के अंदर देख सही लो तुम, एक ब्लैक, 2 वाइट, और 3 ब्लैक, एक वाइट। सही। बस ये करना होगा तुम, कि तुम्हें मतलब बस 5, मैच ही, बस चेक ही करना है क्या? हाँ चेक करना होगा कि भाई सही लिखा है नहीं लिखा है, तुम्हें ना, या हमें ऊपर से देख देख के बनाना होगा ये नंबर को? मैं बताता हूँ तुम्हें क्या मिलेगा। ये जो 5.7 है ना, 5.7, ये 5.7 तुम्हें खाली मिलेगा। हाँ वो हमें हमने इसको फिल करना होगा ब्लैक एंड व्हाइट ऊपर इसको, से हाँ, देख के। ये तुम्हें खाली मिलेगा, और सवाल में तुम्हें जो मिलेगा वो बता दिया जाएगा कि बिट्स कौन सी हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? जी जी सर समझिए। मैं दिखा भी देता हूँ, वर्कबुक में इसका एक सवाल था, तो उसमें इस तरह से होगा, अगर आपको उस पर भी नजर आ रहा हो, कंप्यूटर साइंस वर्कबुक, ये आ गई, ये वर्कबुक है, ठीक है। 2 3, ये आ रहा है ना, ये वो वाली नहीं है। तो उसमें ऊपर आपको जो है ना, एक तो ये खाली बॉक्सेस दिए जाएंगे, और दूसरी चीज जो आपको दी जाएगी वो दी जाएगी नंबर्स। नंबर्स आपको गिवन होंगे। ये आ गया, ये आ गया, ये देख रहे हो? जी। तो इसमें जैसे एबीसी गिवन है ना, अब या तो देखो उसने क्या बोल दिया एबीसी, अच्छा ये वो चीज नहीं है, इसमें वो चीज नहीं आ रही। तो बस ऐसे समझ लो कि होगा ऐसे, कि इसमें एक जो हिस्सा होता है ना, वो 7 सेक्शंस होते हैं इसके अंदर। यहाँ अगर गौर करो तो आपको 7 सेक्शंस नजर आएंगे ईच बारकोड के लिए। यहाँ पे ये एक जो है ना, ये 7 है, तो बस आपको ये पूरा हिस्सा 5.7 का ना खाली दिया जाएगा, आपको ऊपर उससे देख के इसको भरना होगा। अब आप भरोगे कैसे? भरोगे कैसे, ये देख लो, एक्टिविटी 5.1 में जब आपको कह रहा है कि 9000340, तो बता रहा है कि भाई 3 डिजिट लेफ्ट के 3 राइट के, तो आप क्या करोगे, जैसे अब 9003 दे रहा था, ये देखो 9000340, आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट का 9 उठाना है, और लेफ्ट का 9 उठा के जो 5 है उसकी जगह डाल देना है, फिर 0043 की जगह डालोगे, और 052 की जगह 340 डाल दोगे, और ऊपर लेफ्ट से 9 देखोगे, 9 के अंदर आ रहा है 3 वाइट, एक ब्लैक, एक वाइट, 2 ब्लैक। अब आप नीचे बस वो ब्लैक कर दोगे पेंसिल से उसको। समझ गए सर, आसान है।
आसान है ये। सही है भाई, और किसी को कुछ सवाल तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है। अच्छा, ये दो चीजें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, याद रखना। एक होती है बारकोड के स्कैन होने पे क्या होता है, और एक होती है बारकोड के रीड होने पे क्या होता है। ये दोनों चीजों का फर्क समझ लो। देखो ये लिखा हुआ है, द बारकोड हैज बीन रेड, समझ रहे हो, ये एक अलग कहानी है। इससे ऊपर जाओगे तो ये पूछेगा बारकोड इज स्कैन। देखो स्कैनिंग के प्रोसेस में सीधा फ्लैशबैक में चले जाना, जब तुम सुपरमार्केट में खड़े होते हो और तुम जो प्रोडक्ट खरीदते हो वो स्कैन हो रहा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, बारकोड को रीड करती है लाइट, रेड लाइट। वो रेड लाइट रिफ्लेक्ट होती है बारकोड पे, जिसपे जो रेड, जो ब्लैक एरिया होता है वो कम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, जो व्हाइट है वो ज्यादा करेगा। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको सेंसर रीड करेगा, और हर रीडिंग के ऊपर, यानी व्हाइट लाइट के ऊपर जो रीडिंग आ रही है उसको ले रहा है वो 0 से, और जो डार्क पे आ रही है उसको ले रहा है वो 1 से। तो जैसे ही उसको लाइट लाइट डार्क डार्क लाइट लाइट डार्क डार्क का पैटर्न मिलेगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा उस बाइनरी के अंदर, जैसे लिखा हुआ भी है। तो तुम्हें ना ये 4 स्टेप्स याद करने होंगे। बारकोड पहले फर्स्ट रीड करेगा लेजर, लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑफ द बारकोड, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज रेड बाय द लेजर सेंसर, फिर एज द लेजर और एलईडी लाइट इज स्कैन अक्रॉस द बारकोड पैटर्न इज जनरेटेड, और वो पैटर्न आप यहाँ से ये लिख रहे हो। सवाल आएगा बारकोड की एप्लीकेशन क्या है। बारकोड आप सुपरमार्केट में इस्तेमाल कर सकते हो, बारकोड आप एयरपोर्ट के अंदर लगेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बारकोड आप बुक्स के पीछे इस्तेमाल कर सकते हो। सही है, हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। जी सर। फिर सुपरमार्केट में खड़े होके कौन कौन सी डिवाइसेस नजर आती हैं? कीपैड होता है, कीपैड से आप की इन कर सकते हो बारकोड का नंबर। स्क्रीन और मॉनिटर के ऊपर आप अपने बिल की तस्वीर देख सकते हो। स्पीकर पे आपको कोई अनाउंसमेंट वगैरह करनी हो, कोई प्रमोशंस के बारे में बात करनी हो, या इस बात को इंश्योर करना हो कि प्रोडक्ट ठीक से स्कैन हुआ है नहीं हुआ, तो आप स्पीकर लगाते हो। प्रिंटर से आप जो है ना प्रिंट निकालते हो आइटमाइज बिल का। मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर से आप पेमेंट करते हो अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड की। और टच स्क्रीन से आप कोई भी आइटम ऐड और डिलीट कर सकते हो अपने बिल में से। सर मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर वो होता है जिसमें हम अपना कार्ड लगाते हैं, कार्ड जो लगाते हैं, अपना। जो मशीन होती है। जी जी जी। जब बारकोड रीड होता है तो ये वो कहानी है जो सुपरमार्केट के अंदर चलती है। जब आपके पास कोई प्रोडक्ट आया, उसका जो भी बारकोड होगा उसको डेटाबेस में डाल दिया जाएगा। बारकोड नंबर इज फाउंड, स्टॉक आइटम रिकॉर्ड इज लुक्ड अप, यानी पीओएस टर्मिनल के ऊपर अगर कोई बिस्किट का डब्बा उठा के स्कैन होता है तो उसका जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में तलाश किया जाएगा। उसका प्राइस और उसकी बाकी डिटेल्स जो है वो पीओएस टर्मिनल पे वापस भेज दी जाएंगी, और वो जितने भी आइटम्स स्टॉक में मौजूद हैं उसमें से एक का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 10 डब्बे पड़े हुए थे, याहिया ने 2 खरीद लिए तो अब 8 रह जाएंगे। द न्यू वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ स्टॉक, यानी अब ये जो 8 है इसको आप वापस स्टॉक पे लिख दोगे। द नंबर ऑफ स्टॉक आइटम इज कंपेयर टू द रीऑर्डर लेवल, आपने रीऑर्डर लेवल सेट किया हुआ है 5, कि अगर 5 डब्बे रह जाएं तो आप जो सप्लायर है उसको एक मैसेज भेज दो कि भाई रीऑर्डर कर दो उसको। और एक बार जब आपने उसको रीऑर्डर कर दिया, अ फ्लैग इज एडेड, तो आपने ये फ्लैग ऐड कर देना है कि रीऑर्डर हो चुका है, ताकि ऐसा ना हो कि 4 पे जाके भी ऑर्डर हो जाए, 3 पे भी ऑर्डर हो जाए, 2 पे भी हो जाए। नहीं, आपने 5 को सिलेक्ट किया हुआ था एज माई रीऑर्डर लेवल। 5 पे आने के बाद जब आप उसको रीऑर्डर कर दोगे तो रीऑर्डर पे एक फ्लैग लग जाएगा। फ्लैग हमेशा इस्तेमाल होता है एक तरीके से किसी भी चीज के होने पर, कि भाई ये चीज हो चुकी है तो इसका फ्लैग 1 सेट कर दो। तो रीऑर्डरिंग हो चुकी होती है, इसलिए ताकि आप बार बार रीऑर्डरिंग ना करो, और फिर जब नया आइटम स्टॉक में आ जाएगा तो आप अपनी डेटाबेस को अपडेट कर दो। मैनेजमेंट पे बारकोड का फायदा ये है कि यार लंबी लंबी लाइनें नहीं लगेंगी, तेजी के साथ आपका काम हो जाएगा। अगर आप किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करना चाहते हो तो आपको शेल्फ में जाके स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सिंपल जो है, आप जो आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर है उसमें आप उसकी प्राइस को अपडेट कर दो। सर आजकल सुपरमार्केट में स्टिकर लगे हुए होते हैं। स्टिकर, मेरा मतलब स्टिकर से मुराद ये कि अगर प्राइस चेंज हो गई प्रोडक्ट की और आपके पास पिछले प्राइस के ऊपर चल रहा है वो, तो फिर आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी चेंज करना चाहते हो आप सॉफ्टवेयर में चेंज कर देना। नहीं सर, वो जब प्राइस चेंज होती है, लेकिन जब सुपरमार्केट में जब सामान रखा होता है वहां पर भी तो चेंज करने पड़ते हैं प्राइस।
वहां पे तो सिर्फ एक टैग लगाना है ना, सारे थोड़ी लगाने हैं, हर आइटम पे थोड़ी लगाओ, ठीक हाँ है। ऐसे ही। तो इसको यहीं तक रखना, अभी मीटिंग भी एंड हो जाएगी, फिर बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कल या परसों की क्लास में। तो इसमें इस तरह से समझ तो लो कि परसों कर लेंगे, कल मुझे असल में खत्म में जाना है। ठीक है। तो बारकोड का कस्टमर को फायदा ये होता है, छोटी छोटी लाइनों में जल्दी निकल जाते हो, कोई एरर्स नहीं आता, बिलिंग के अंदर आपको बिल मिल जाता है। अगर जो कॉस्ट सेविंग है, क्योंकि आपने वो लगाया हुआ है बारकोड, तो जो पैसे बच रहे हैं लोगों को कम किया आपने, वो आप कस्टमर को आप उसका फायदा दे सकते हो। और आपको पता हो सकता है कि यार आपने आज के दौर में कितनी चीजें बेची हैं, कितनी फ्रेश चीजें पड़ी हुई हैं और कितनी एक्सपायर होने वाली। तो ये सारी चीजें इसको यहीं तक रखो, फिर इंशाल्लाह परसों